everyone. I am Hamad and today we are going to talk about what a thesis statement is. Thesis statement क्या होती है? Thesis statement basically आपके ऐसे की डायरेक्शन है. ये आपके ऐसे का फुलक्रम भी है. ये आपका क्रक्स भी है पूरे ऐसे का. ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिधर से आपने डायरेक्शन लेनी है कि आप अपने ऐसे में बात क्या करेंगे. बेसिकली ये आपका स्टांस है कि आप जा किस तरफ रहे हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहां जा रहे हैं, आपका घर किस तरफ है, तो आप कुछ डायरेक्शन देंगे कि मेरा घर इस तरफ है या मेरा घर इस तरफ है. तो बेसिकली ऐसे में भी अगर आपसे पूछे कि आपका ऐसे किस बारे में है, तो जो आप उसको जवाब देंगे कि मेरा ऐसे इस बारे में है या इस बारे में है, तो वो बेसिकली आपका थीसिस स्टेटमेंट है. आसान अल्फाज में बात यही है कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जो कि ये शो करेगी कि आप मौकफ क्या इख्तियार कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पर एक से ज्यादा आंसर बन सकते हैं. आपका उसमें आंसर क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं. अगर एक क्वेश्चन पूछा गया किसी से तो ऑब्वियसली उस पर ऐसा होगा कि किसी का उस पर एक तरह का मौकफ होगा, किसी का उस पर दूसरी तरह का मौकफ होगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये समझते हैं कि सीपेक के होते हुए चाइना पाकिस्तान को ओवरटेक कर लेगा, क्या चाइना पाकिस्तान को एक उसी तरह जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस तरह ओवरटेक कर लेगा. अब इस पे कुछ लोग कहेंगे कि कर लेगा और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, चाइना हमारा दोस्त है. तो डिफरेंट मौकफ है इस पे. तो यही बात है इस पे एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि मेरा ऐसे किस बारे में है और इसमें मैं बात किस तरह से करूंगा, मैं कहना क्या चाहता हूं. हम एक लाइन लिखते हैं जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं. तो वो बेसिकली लाइन जो आपका शो कर देती है कि आप जाना किस तरफ चाहते हैं और एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाती है. और हमारा बेसिकली एम यही है कि एग्जामिनर के लिए मैक्सिमम आसानी करें हम. अगर एग्जामिनर के लिए आसानी करेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा, एग्जामिनर खुश होगा तो उसका मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा तो वो हमें नंबर ज्यादा देगा. तो बेसिकली बात यही है कि हमने सबसे पहले ये जान लिया कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज. अब थीसिस स्टेटमेंट आप ठीक लिखेंगे तो आपका ऐसे पास हो जाएगा और अगर आप गलत लिखेंगे तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप थीसिस स्टेटमेंट गलत लिख दें और आप ऐसे सारा ठीक लिख दें. हो सकता है उसने सिर्फ पढ़ने ही थीसिस स्टेटमेंट एग्जामिनर ने, आप थीसिस स्टेटमेंट को आप गलत लिख देते हैं तो आप फिर ऑब्वियसली आपने उसको जो प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट देने हैं, सारे अपने जो लॉजिक देने हैं, जो आपने एविडेंस देने हैं, वो भी सब कुछ गलत हो जाएगा. तो आपने जो अपना थीसिस स्टेटमेंट बनाना है, जब टॉपिक आपके सामने आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिस तरह का भी ऐसे का टॉपिक आ जाता है, आप उसको देख के एक मौकफ इख्तियार करेंगे और वो मौकफ आपका इस तरह का होना चाहिए जो आप वाकई कन्विंस्ड हैं, जिसके पास आपके पास डेटा है जिस बारे में, ताकि फिर आप वो मौकफ इख्तियार कर सकें और फिर आप उस डायरेक्शन पे थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और फिर एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं ताकि एग्जामिनर आपको पास करने के चांसेस बढ़ते जाएं. तो थीसिस स्टेटमेंट का ठीक होना बहुत जरूरी है. अगर आप ये समझते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट पर मेहनत ना करके भी आप ऐसे ठीक कर लेंगे तो ये गलत बात है. सबसे पहले हमने थीसिस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करना है. जब टॉपिक देखते हैं तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं किस चीज के ऊपर, अपने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी गलत थीसिस स्टेटमेंट पे करेंगे तो आपको एविडेंस भी सारे गलत आएंगे. तो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट अब हमने जान लिया कि होती क्या है, क्यों जरूरी है, और अब हमने ये जानना है कि थीसिस स्टेटमेंट बनती किस तरह से है. थीसिस स्टेटमेंट के कोई पेट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से है, आप ये इस तरह कर लेंगे तो ये थीसिस स्टेटमेंट एक बन जाएगी. क्योंकि हर बंदे का उस पर डिफरेंट, मुझे ये भी नहीं पता और आपको भी ये नहीं पता कि टॉपिक क्या आएगा पेपर में, और हमें नहीं पता. तो हमने एक पैटर्न सीख लेना है कि थीसिस स्टेटमेंट में चीजें क्या क्या जरूरी होनी चाहिए. उसके बाद आपके अपने ऊपर है, ये एक ओपन कैनवस है जिसपे आप प्ले कर सकते हैं. आप एक से ज्यादा तरह से थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं. हर बंदे की डिफरेंट होगी. किसी भी दो लोगों की थीसिस स्टेटमेंट ठीक एक जैसी हो ही नहीं सकती. अगर तो एक ही थीसिस स्टेटमेंट ठीक हो फिर तो ऐसे में बंदा एक ही पास करना चाहिए, लेकिन या तो 300 से ज्यादा लोग पास कर जाते हैं. तो हर बंदे के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लिखने के. तो एक सेफ जो अप्रोच है, जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एक थीसिस स्टेटमेंट में होने चाहिए, उसमें यह है कि आपका थीसिस आइडियली एक सेंटेंस का होना चाहिए. उसमें एक से ज्यादा जुमला नहीं होना चाहिए. आपका अगर बहुत कोई अशद जरूरत पड़ जाए तो आप 2 जुमले का बना सकते हैं, लेकिन आइडियली स्पीकिंग आपके थीसिस में सिर्फ एक जुमला होना चाहिए. और वो जुमला कैसा होना चाहिए, वो जुमला आपकी बाकी की राइटिंग से स्टैंड आउट करना चाहिए. वो क्रिस्प होना चाहिए कि जब आप उसको लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार, आपको पढ़ेंगे कि यार ये बात है जो ये बंदा इस ऐसे में करना चाह रहा है. वो बात गलत हो ही नहीं सकती. फिर
ब्रॉड मैंने क्यों लिखा है, ब्रॉड होना क्यों जरूरी है थीसिस स्टेटमेंट का? क्योंकि एफपीएससी ने हमें कहा है कि हमने 2500 अल्फाज का एक ऐसे लिखना है, और हमने ये इस पे कंसेंसस किया कि हमने कम से कम 2000 से ऊपर जाना ही जाना है। अब 3 घंटे में अपने 2000 से ऊपर जाना है, पर अगर आप थीसिस स्टेटमेंट इस तरह का क्लोज एंडेड किस्म का लिखते हैं कि जिसपे ज्यादा बड़ी बात ना की जा सके, तो आपके पास उसके अल्फाज पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रॉड करने का ये मतलब है कि हम इस तरह से बात करेंगे कि जिसमें बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन हमें पता चलेंगे, हमें दोनों साइड्स का मौकफ पता चलेगा कि यार ये इस पे एक ये ओपिनियन है और इस पे एक ये ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मेरा ओपिनियन है। तो हम दोनों चीजें दिखाएंगे और फिर एक चीज को प्रूव करेंगे। तो इसलिए हमने एक ब्रॉड सा थीसिस स्टेटमेंट बनाना है, जो कि मैं आगे जाके आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि किस तरह से बनाया जा सकता है। तो थीसिस स्टेटमेंट लिखने की अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। हम उन एलिमेंट्स की मदद से हम काफी सारे डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। उसमें एक तो ये है टॉपिक, अब क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या टॉपिक पेपर में आने वाला है, वहां पे 10 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपने एक पे ऐसे करना होता है, तो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। कोई शायद पॉलिटिकल इशू हो, सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू हो, डोमेस्टिक इशू हो, हमें नहीं पता, तो किसी भी तरह का हो सकता है। तो उसमें शायद कोई ऐसा टॉपिक हो कि जिसमें हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर एक थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं। हम ये बता दें कि ड्यू टू दिस कॉज ये इसके इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट ये बात हो सकती है जो कि आप शो कर देगा कि आप ऐसे में क्या बात करेंगे, आप कॉजेज की बात करेंगे और इफेक्ट्स की बात करेंगे। फिर थीसिस स्टेटमेंट और किस तरह की हो सकती है, थीसिस स्टेटमेंट और प्रॉब्लम और सोल्यूशन की हो सकती है कि यस वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स बट देयर आर सॉल्यूशंस टू इट एज वेल। तो बिल्कुल प्रॉब्लम और सोल्यूशन की भी बन सकती है। फिर डायरेक्ट और क्लोज एंडेड भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि जिसपे आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, आप वेरी वेल रेड, आप उस बारे में बहुत वेल रेड हैं और आपके पास, आपको लगता है कि आप उसके 2500 अल्फाज पूरे कर सकते हैं, तो आपकी ब्रॉड थीसिस स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पॉइंट की ही बात करें सिर्फ, और उसके ऊपर अपने अल्फाज पूरे कर दें, तो आप डायरेक्ट और क्लोज एंडेड भी बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकती है। फिर एक और है जो सबसे प्रेफर की जाती है, वो ये है कि आप ओपन और ब्रॉड कैनवस। ब्रॉड कैनवस का यही मतलब है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि आप एक ऐसी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं जिधर आपको तस्वीर के दो पहलू मिले, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन आपको मिले। आप दोनों साइड का बता दें कि इस पे दो ओपिनियंस हैं, ये 2 से ज्यादा ओपिनियन है, इस पे कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, मैं ये समझता हूं और मैं ये इस वजह से समझता हूं, इसीलिए मेरी बात ठीक है। तो और ऐसे का तो मतलब ही ये है कि हमने एक ऐसा आर्गुमेंट देना है जिससे हम अपना टॉपिक को प्रूव कर दें, हम जो हमने मौकफ लिया हम उसको प्रूव कर दें। ऐसे का तो मतलब ही ये है। तो जितना आप ब्रॉड देंगे, आप सारी साइड्स उसमें बताएं कि ये हैं सारे, लेकिन मेरा एविडेंस ये है और मैं ये इसलिए समझता हूं, इसीलिए मेरी बात ठीक है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं आपके पास थीसिस स्टेटमेंट लिखने के। फिर हमने कुछ सैंपल आउटलाइंस, सैंपल थीसिस स्टेटमेंट्स बनाई हैं। उसमें एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल 2016 के पेपर में एक टॉपिक आया कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब होता क्या है कि 2015 और 2015 से पहले हमें बहुत सिंपल किस्म के टॉपिक्स आते थे, उसमें हमें पता होता था कि हमें टॉपिक आएगा और शायद एक क्वेश्चन ना आए। लेकिन 2015 के बाद एफपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया, उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिए, और 2016 के बाद ऐसे बहुत डिफरेंट तरह के आने लग गए। बड़ी एनालिटिकल अप्रोच चेक होने लग गई, आपकी टेक्निकल एबिलिटी ऐसे के अंदर चेक होने लग गई, आपको ये देखा जाने लगे कि आपकी आर्टिकुलेशन कैसी है। तो टॉपिक बड़े चेंज हो चुके हैं इस वक्त। और आप अगर 2015 या उससे पहले का कोई पेपर होता तो उसमें शायद आपको ऐसे आ जाता कि डेमोक्रेसी पे। अब डेमोक्रेसी एक टॉपिक है जिसमें आप जो मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन 2016 और ऑनवर्ड उसके बाद अभी ट्रेंड चेंज हो गया। आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, या आप उसके हक में होते हैं या आप उसके अगेंस्ट होते हैं, आइदर यू आर फॉर इट और यू आर अगेंस्ट इट। तो आपने एक स्टांस लेना होता है। तो 2016 के एक पेपर से एक टॉपिक लिया गया है जिसका टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब बेसिकली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ये इसी तरह है कि आपने एक घर पहुंचना है तो आपके पास घर जाने के एक से ज्यादा रास्ते होंगे और दोनों रास्ते ठीक हैं। ये नहीं कह सकते कि वो रास्ता गलत है और ये रास्ता ठीक है। शायद एक रास्ता थोड़ा सा लंबा हो दूसरे से, लेकिन दोनों रास्ते घर ही पहुंचा रहे हैं। इसी तरह एक ऐसा क्वेश्चन जिसके आपको एक से ज्यादा आंसर मिल सकते हैं तो बिल्कुल मिल सकते हैं। आप यहां से भी उसको, आप अगर जो भी आप बात करेंगे, आप ये समझते हैं कि मेरा ये आर्गुमेंट है वो भी ठीक हो सकता है, और आप समझते हैं कि नहीं मेरा ये आर्गुमेंट है वो भी ठीक हो सकता है। आइदर या आप समझेंगे कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, कुछ लोग ये समझेंगे कि समझते हैं कि अब डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी, वो भी ठीक है।
अगर उस बात को प्रूव कर देते हैं। कुछ लोग ये समझेंगे कि नहीं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक, तो वो अगर इस बात को प्रूव कर देते हैं विद एविडेंस तो वो भी बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझते हैं कि नहीं, अभी हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि वी आर इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, अभी हमें सिर्फ 10-12 साल हुए हैं डेमोक्रेसी को चलता देखते हुए, इट्स टू अर्ली टू से, अभी हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो वो बात भी ठीक है, तो हम एविडेंस के साथ अपने लॉजिक को बैक करेंगे। अगर हमने बैक करके अपनी बात प्रूव करी तो हमारा ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो इस पे जो मैं एक सैंपल थीसिस स्टेटमेंट बना के लाया हूं, वो इस पे ये है कि क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, विच इज बेसिकली क्वेश्चन आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने तस्वीर के कुछ पहलू दिखाए हैं। पहलू क्या है? एक पहलू तो ये कि ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज हैड अ चेकर्ड पास्ट, हाउएवर सर्टेन रीसेंट डेवलपमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। इस थीसिस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने इस तरह से प्ले किया है कि मेरे पास कैनवस बहुत ब्रॉड हो गया है। इसमें मैंने 3 इराज की बात कर दी है। एक मैंने चेकर्ड पास्ट की बात कर दी है, दूसरी बात मैंने की है सर्टेन रीसेंट डेवलपमेंट्स, प्रेजेंट की बात कर दी है, विच शोज दैट डेमोक्रेसी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। मैंने 3 बातें कर दी हैं, टोटल 3 बातें कर दी हैं। अब मेरे पास कैनवस बहुत बड़ा है, अब मैं प्ले कर सकता हूं अपने आउटलाइन के अंदर, अपने ऐसे के अंदर, और मेरे हेड्स बड़े हो सकते हैं, मुझे ज्यादा खेलने का मौका मिल गया है, मेरे पास ज्यादा लॉजिकल ग्राउंड है जिसके ऊपर मैं खेल सकता हूं। मैं इधर भी जा सकता हूं, उधर भी जा सकता हूं। मेरे पास अगर किसी एक टॉपिक पे थोड़ा सा डाटा कम है, कंटेंट की कमी है, तो मैं दूसरे को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं। इसलिए एक ब्रॉड थीसिस स्टेटमेंट का फायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि आपके पास ज्यादा जगह मिल जाती है, आप एक केज में बंद नहीं होते। तो इसमें अब आप क्या बात कर सकते हैं, आपका एक हेड ये भी बन सकता है कि यस वी हैव हैड अ चेकर्ड पास्ट, और चेकर्ड पास्ट हमारा क्यों रहा है। अब आपकी एक हेड बन जाएगा, उसके अंदर आप डिफरेंट चीजें लिख देंगे कि हमारा चेकर्ड पास्ट इस वजह से रहा है। फिर आप बात करेंगे अगले हेड में कि सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। तो आप कुछ समझते होंगे कि आजकल कुछ ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से आप फिर अगले तीसरा हेड आपका बन जाएगा कि आप फ्यूचर क्यों ब्राइट देखते हैं। फिर आप उन लॉजिकल रीजन जो आपने सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट्स को कहा है, आप कहते हैं उनको देखते हुए हम प्रेजेंट के प्रिज्म से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस तरह की बात कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ब्रॉड कैनवस आ गया जिसमें पास्ट की एग्जांपल देते हुए, पास्ट में वो चीजें थी, प्रेजेंट में वो चीजें कम हो गई हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि फ्यूचर में वो चीजें किंग आउट हो जाएंगे, डेमोक्रेसी विल इवेंचुअली फ्लरिश एंड इट विल सस्टेन इटसेल्फ। तो ये एक बेहतर थीसिस स्टेटमेंट है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दी है, इस पे डिफरेंट तरह की आपकी हो सकती है। कोई बंदा इस पे ये भी बिल्कुल बना सकता है कि वो कहे कि नहीं, मैं अभी भी यही समझता हूं कि ब्लीक है बिकॉज सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट शो अदरवाइज, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली आप जो भी समझते हैं आपने उसे प्रूव करना है। तो थीसिस स्टेटमेंट का आपको एक मैंने रफ सा एक स्केच दे दिया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक बड़ी एक जरूरी काम किया है। वो जरूरी काम क्या है? वो जरूरी काम ये है कि इसमें मैंने ऑल्दो का वर्ड लगाया है और इसमें मैंने हाउ एवर का वर्ड लगाया है। ऑल्दो और हाउ एवर जब भी एक जुमले में इकट्ठा आते हैं तो ये शो करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है कि इसमें 2 तरह की बातें की गई होंगी। जैसे मैंने पहले कहा था 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक पिक्चर के 2 पहलू। तो अब एग्जामिनर को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस बॉय ने दोनों, इस लड़के ने, इस एस्पायरेंट ने दोनों साइड्स की बात की है। ऑल्दो भी कह दिया और हाउएवर भी कह दिया। जब ऑल्दो कह के आप हाउएवर कहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इंक्लिनेशन किसी एक तरफ होती है। आपने उसमें बता दिया कि माजी में ये मसले रहे लेकिन मैं अभी ये समझता हूं, तो बाद वाले पार्ट पे आपका ज्यादा फोकस है, उससे पता चल गया कि आपका थीसिस क्या है, आपका फलक्रम क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो एक ये हमारे पास सैंपल आउटलाइन हो गई। फिर एक और सैंपल आउटलाइन है 2017 के पेपर में, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। ये एक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब अगर ये कोई पास्ट का पेपर होता तो 2015 से पहले का कोई अगर पेपर होता तो उसमें क्या होता, किस तरह से आता? उसमें शायद सिर्फ आ जाता क्लाइमेट चेंज या फिर सिर्फ टॉपिक आ जाता ग्लोबल वार्मिंग। तो वो लिखना बहुत आसान था, सिर्फ एक टॉपिक था जिसपे आपने सिर्फ डाटा एक्सपोजिशन की फॉर्म में सिर्फ फैक्ट स्टेट कर देने थे। आपने डेफिनेशंस लिखनी थी, कॉजेस लिखने थे, इफेक्ट्स लिखने थे और आपने सोल्यूशन लिख देना था। लेकिन अब गेम बहुत चेंज हो गई है, अब सीएसएस की गेम बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, बहुत एनालिटिकल अप्रोच इन्वॉल्व हो गई है। तो अब टॉपिक किस तरह आया हमें, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ। अब एक स्टेटमेंट दे दी है, आइदर यू कैन गो फॉर इट और यू कैन गो अगेंस्ट इट। अगर आप फॉर में जाते हैं तो आप वाकई समझते हैं कि यस क्लाइमेट चेंज इज स्टिल अ मिथ, या फिर आप ये कहेंगे नो क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ। तो इस पे डिफरेंट तरह की बन सकती है। या फिर आप इंडिसाइसिव भी हो सकते हैं, आप कहते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से, अभी हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंस अभी तक पूरा आया ही नहीं है। तो आपके अपने ऊपर जो आप समझते हैं, क्योंकि जो आप समझते हैं उस पर आप बेहतर लिख भी सकते हैं।
तो मैंने एक सैंपल इस पे थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, वो मैंने किस तरह से बना ली है कि ऑल्दो there are still some elements who don't believe in climate change, however scientific evidence has proved that climate change is not a myth anymore. इसमें मैंने क्या बात की है? इसमें मैंने वही काम किए कि मैंने ऑल्दो से स्टार्ट किए, दरमियान में मैं हाउएवर लेके गया हूं। तो इसमें मैंने तस्वीर पहले एग्जामिनर को बता दिया कि मैं इसमें दो पहलू दिखाऊंगा, मैं साइड्स की दो कॉइन की दोनों साइड्स दिखाऊंगा। दोनों साइड्स अब मैंने कौन सी दिखाई हैं? एक साइड मैंने ये दिखा दी है कि ऑल्दो आजकल के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल ट्रंप है, यूएस में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं अभी जो क्लाइमेट चेंज बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। हाउएवर मेरी इंक्लिनेशन क्या है, मैं ये समझता हूं कि साइंटिफिक एविडेंस ने प्रूव कर दिया है दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ एनीमोर। अब अगर इस पे आप सिर्फ यही थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ एनीमोर, तो आपके पास सिर्फ एक कैनवस होता जिसपे आप प्ले कर सकते थे, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते थे और आपने सिर्फ इस बात को प्रूव करना था क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ एनीमोर। और इवेंचुअली आप इस टॉपिक पे अगर वेल रेड नहीं है तो आपके पास 2000-2500 वर्ड्स को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने एक ऐसी थीसिस स्टेटमेंट बनाई है जिसमें मेरे पास कैनवस बहुत ब्रॉड आ गया है, मैंने दोनों साइड उसको दिखा दी हैं, दोनों साइड दिखाई है। तो अब मेरे पास बिल्कुल कैनवस बड़ा हो गया है। मैं इसमें बात करूंगा उन एलिमेंट्स के जो बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज स्टिल अ मिथ, वो क्यों ये बिलीव करते हैं, उनकी मैं फैक्ट स्टेट करता जाऊंगा। फिर मैं बात करूंगा कि अभी जो मैं बिलीव करता हूं तो मैं क्यों बिलीव करता हूं, मैं साइंटिफिक एविडेंस का जिक्र करूंगा, मैं उस कॉज इफेक्ट रिलेशन की बात करूंगा कि ये कॉजेज जो हैं ये इफेक्ट लेके आ रहे हैं और इनको साइंस ने इस तरह प्रूव किया ओवर द ईयर्स। फॉर एग्जांपल 2016 वाज द हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरह की मैं बातें करूंगा और मैं प्रूव कर दूंगा कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ एनीमोर। और इवेंचुअली फिर इसके अंदर जाके मैं सॉल्यूशंस की भी एक हेड बना के सॉल्यूशंस की भी बात करूंगा। तो आई हैव अ ब्रॉड कैनवस जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, मैं एक केज में बंद नहीं हुआ। तो ये एक हमारे पास सैंपल थीसिस स्टेटमेंट हो गई। फिर मेरे पास एक और टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। इस पे थीसिस स्टेटमेंट मैंने जो बनाई है वही मैंने ये काम किया, मैंने ऑल्दो से स्टार्ट किए और दरमियान में मैं हाउएवर लेके आया हूं। इसको लिखने का फायदा ये है कि मुझे अपनी दोनों साइड्स नजर आ रही हैं, मैं दोनों तरफ प्ले कर सकता हूं। टॉपिक क्या है? टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपके पास है, क्या आप ये समझते हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है या फिर हमारे पे इंपोज की गई है? अब टेररिज्म, इसमें पाकिस्तान का जिक्र कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्योंकि सीएसएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, सीएसएस पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है और पाकिस्तान टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम भी रहा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं एग्जामिनर तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने इसमें पाकिस्तान के हवाले से बहुत बात की होगी, मेजर चंक आपका ऐसे का पाकिस्तान के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पाकिस्तान सेंट्रिक थीसिस स्टेटमेंट बनाई है और मैं इस तरह से थीसिस स्टेटमेंट बनाता हूं कि ऑल्दो इंटरनल फैक्टर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड, however terrorism has prevailed largely due to the involvement of external factors। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने फिर तस्वीर के दोनों पहलू दिखा दिए हैं। मैं कहता हूं कि यस हमारी अपनी भी मिस्टेक्स थी, हमारी अपनी गलतियों की वजह से टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ता गया। however कुछ सर्टन एक्सटर्नल एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। एक्सटर्नल एलिमेंट्स की मैंने एलिमेंट्स कह दिया, मैंने सिर्फ एक नाम नहीं लिया, मैंने यूएस का नाम नहीं लिया, मैंने इंडिया का नाम नहीं लिया, मैंने किसी नॉन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने नाम नहीं लिया, किसी मिलिटेंट आउटफिट का नाम नहीं लिया, मैंने सर्टन एलिमेंट्स कह दिया, एक्सटर्नल एलिमेंट्स। उसमें मेरा कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। मैं यूएस पे भी डाल सकता हूँ, मैं मोसाद पे भी डाल सकता हूँ, मैं रॉ पे भी डाल सकता हूँ, मैं और एलिमेंट्स पे डाल सकता हूँ, शिया सुन्नी वॉरफेयर पे डाल सकता हूँ। तो अब मेरे पास कैनवस बहुत ब्रॉड हो गया है। ऑल्दो और हाउएवर को यूज करने का बेसिक रीजन ही ये है ताकि आपको तस्वीर के दोनों पहलू दिखा सकें और आप एक वाइड कैनवस के ऊपर बड़ी बात कर सकें। मेरे ख्याल में इस लेक्चर से हमें ये क्लियर हो गया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और हम ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए हमें पता चल गया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है और हमने किस डायरेक्शन में काम करना है। क्योंकि अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक होगी तो आपकी आउटलाइन ठीक होगी, आपका आउटलाइन ठीक होगी तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जामिनर हमारा ऐसे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अगर एग्जामिनर हमारा ऐसे पढ़ेगा तो हमारे पास होने के चांसेस हैं। तो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। I'm